6 जून 2023 को मेरे पास एक कॉल आता है उसके भाई का कि मेरे बड़े भाई हैं जो पूजा पाठ का काम करते हैं, उनको रात में फ़ोन आया कि आपको जो शादी है उसमें पूजा के लिए बुलाया। उनको बुलाया और उनको बुलाकर जिंदा जला दिया। तो उनको जिंदा जला दिया और उनकी बॉडी सुबह सुबह लोग दौड़ लगाने जाते तो उनको मिली, तब तक वो जिंदा थे। और फिर उनको वहाँ से सफदरजंग दिल्ली में रेफ़र किया। तो मैं उनसे मिला भी था। तो वो 2-3 घंटे में वो मर गए। उनका पूरा शरीर जल गया था। उनके 3 छोटे बच्चे हैं। उनको ना सरकार की तरफ से मुआवजा मिला। एटलीस्ट इतना सिंपल केस है कि फ़ोन किसका आया था आप उसको ट्रेस करके आप पकड़ सकते हो, लेकिन पूरे 1 साल से अधिक हो गया ना। उस पर FR लगा रही है पुलिस, फाइनल रिपोर्ट की हम कुछ कर सके। उस पर एक आरोपी को नहीं पकड़ा है। और इवन अब जब मैं ट्वीट करता हूँ तो उस पर मथुरा पुलिस ना रिप्लाई देना भी बंद कर दिया है। उस पर अजीत भारती जी ने भी ट्वीट किया, सब लोगों ने उस पर ट्वीट किया, लेकिन सरकार तक ये बात गई, लेकिन तब भी उस केस पे कोई भी बात आगे नहीं बढ़ी है। नमस्ते, वेलकम टू मुज़फ़्फ़र भारत। आज हमने एक ऐसा पॉडकास्ट शूट किया है जो इतने ज़्यादा गंभीर विषय पर है जिस पर कोई भी बात नहीं करना चाहता, कोई भी इसका नाम तक नहीं लेना चाहता। वी आर टॉकिंग अबाउट द एट्रोसिटीज़ दैट आर कमिटेड ऑन द ब्राह्मण्स ऑफ द कंट्री। ब्राह्मणों को मुगल काल के पहले से ही एक इस दृष्टि से देखा गया है कि वो दे टेक द लायबिलिटी ऑफ सेविंग द सोसाइटी फ्रॉम कन्वर्जन। पोर्चुगीज भी इस बारे में लिखते हैं एंड ब्रिटिश को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी एंड दैट इज़ द रीज़न दे सप्रेस द ब्राह्मण्स। और उसके बाद एक ऐसा नैरेटिव चलाया गया जिसकी वजह से आज भी ब्राह्मण्स के अगेंस्ट अत्याचार होते हैं। ब्राह्मण्स को एक बहुत ही हेट्रेड की तरह देखा जाता है, उनके प्रति हेट्रेड बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में। उसी कारण से बहुत सारी एट्रोसिटीज़ उनके ऊपर होती है और ये पूरे देश में हो रही है, लेकिन ना तो कोई मीडिया हाउस इसे दिखाता है, ना ही इसके बारे में कोई बात करना चाहता है और ना ही कोई नेता इसका नाम लेता है। बट देयर आर सम पीपल इन द सोसाइटी जो इस पर काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं एंड थ्रू माई प्लेटफॉर्म आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव देम अ वॉइस, ताकि हर चीज़ जो दुनिया में होती है उसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ होता है। तो जो मिसयूज़ कुछ एक्ट्स का अगेंस्ट ब्राह्मण्स हो रहा है वो हम इस पॉडकास्ट में आपको बताएंगे। सो वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन with Shubham Sharma from Neopolitico. So let's see what he has to say about the atrocities on Brahmins. Namaste, welcome to मुज़फ़्फ़र भारत। शुभम, आप एक बहुत ही अमेजिंग सा काम कर रहे हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पे जितनी भी एक्ट्स है उनका कहीं ना कहीं कुछ मिसयूज होता ही है, लेकिन एक स्पेसिफिक कुछ एक्ट ऐसी बनाई हुई है जो कि क्लियरली हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए बनाई गई है। और ऐसी ही एक एक्ट अगर मैं कहूँ तो SC/ST एक्ट भी है। डेफिनेटली उनको प्रोटेक्शन मिलने के लिए बहुत सारी वजह रही थी, मिलना भी चाहिए था, बिकॉज एक टाइम आया था व्हेन पीपल वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, पीपल वर नॉट ट्रीटेड राइट। लेकिन एज एवरी अदर एक्ट, इस एक्ट का भी कहीं ना कहीं कुछ मिसयूज हुआ है, हो रहा है एंड बहुत हमेशा से ही शायद होता आया है, विच यू आर वर्किंग अगेंस्ट, जो भी मिसयूज है उसके अगेंस्ट। तो एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं, प्लीज बताइए। जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसे इशू को एड्रेस करने के लिए ये टॉक रखी है जिस पे कोई नहीं बोलना चाहता। दरअसल वो एक्ट जो आप बात कर रहे हो SC/ST एक्ट है, जिसको 1979 में राजीव गांधी की सरकार में तब तमिलनाडु में और बिहार में कुछ OBC जातियाँ थी जिनको अब OBC कहा गया बाद में। वो लैंडलॉर्ड कास्ट जो होती हैं वो उस टाइम पे अत्याचार कर रही थी। और मेरे ख्याल से अभी भी आप गाँव देहात में जाएंगे तो जो जिनके पास ज़मीन होते हैं, जमींदार जिनको बोला जाता है, वो अभी भी एट्रोसिटी करते हैं। तो उस टाइम पे वो नीड थी कि SC/ST एक्ट लेके आया गया। और उस टाइम का एक्ट जो था वो काफ़ी हद तक ऐसा था जिसका मिसयूज़ नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे यहाँ ये पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जितनी बड़ी, ये जाति की राजनीति जैसे बिहार से स्टार्ट हुई और जैसे जैसे ये पूरे देश में फैलती गई, वैसे वैसे नेता लोग अपने फ़ायदे के लिए इसमें संशोधन करते गए। तो उसमें 3 संशोधन हुए। अच्छा। और जो एक आपने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आपने देखा होगा, जब जस्टिस दीपक मिश्रा जी थे, उन्होंने ये बोला कि पहले इसमें जांच होगी, उसके बाद इसमें अरेस्ट होगा,
क्योंकि ये ऐसा हुआ था क्योंकि मोदी सरकार एक अमेंडमेंट लेके आई थी 2018 में या 17 में लेके आई थी, जिसमें ये बोला गया कि पहले अगर किसी ने एफआईआर दर्ज करा दी तो उसको पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस इसको घोषित कर दिया। पहले इसमें 10 साल से नीचे की सज़ा होती थी, अब इसमें उम्र कैद से लेके फांसी तक जोड़ दी गई। मॉनेटरी हेल्प इसमें 8 लाख तक कर दी गई। और इसमें जो है अगर आप एक SC/ST कम्युनिटी से हैं और आप एफआईआर दर्ज कराते हैं किसी नॉन SC/ST के खिलाफ, तो सरकार आपको 1 लाख से लेके 8 लाख तक का मुआवजा देती है। तो मान लीजिए आपने एफआईआर दर्ज कराई, आपका एक छोटा सा भी डिस्प्यूट है अपने पड़ोसी के साथ, जो कि हो जाता है कहीं पर भी, लैंड डिस्प्यूट है, तो अब आपको सरकार की जो मॉनेटरी हेल्प है उससे आपको एक वो मिल रहा है फ़ायदा कि मेरे को पैसे मिल जाएंगे अगर मैंने एफआईआर करा दी। तो 25% जब एफआईआर दर्ज होती है तब मिलता है, 50% जब उसका चार्जशीट लगती है, और रेस्ट का जो 25% है वो कन्विक्शन होने पे मिलता है। तो जब आपको कोई व्यक्ति पैसा दे रहा है, सरकार आपको वकील दे रही है, पैसा दे रहा है, कोर्ट जिस दिन आएंगे उस दिन का भी आपको पैसा मिलेगा, खाने का पैसा मिलेगा, तो इसका मिसयूज़ क्यों नहीं होगा। दूसरा, आप उससे अपना गोल भी सेटल कर लोगे। तो ये जो एक्ट है इसमें बहुत सारी कमियां हैं। एक तो क्या है कि हमको ही साबित करना है कि मैंने इसको जातिवादी शब्द बोला है। आप गए और एफआईआर लिखवा दिया आपने कि इसने मेरे को जातिवादी शब्द बोला है। अब ये मेरे ऊपर आएगा कि मेरे को ये साबित करना है। अब मैं कोई कैमरा लेके तो घूमूंगा नहीं हर समय कि मैं कहाँ था क्या नहीं था। तो गांव देहात में इसकी दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो इसको जब मैं कॉलेज में था, अपनी जर्नलिज्म जब मैंने ड्यू से की हुई है, तो मैं था तब मैंने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको बहुत गलत पोर्ट्रे कर रही है। वो क्या करती थी कि जब कोई एफआईआर दर्ज हो जाती थी तो उसी को एक न्यूज़ के तौर पर पेश कर देते थे। एफआईआर तो उसने अपना वर्जन बोला है ना। एज अ मीडिया पर्सन, जर्नलिस्ट, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका वर्जन भी दिखाएं। जैसे हाथरस गैंगरेप केस हुआ, पूरे देश में शोर मच गया कि उस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ और उसमें 4 आरोपी बनाए गए, चारों भाई थे, ठीक है। चारों को बोला गया कि उसने उसके साथ गैंगरेप किया। कोई भी मीडिया पर्सन ऐसा नहीं था जो माइक लेके एटलीस्ट आप जाओ तो उस फैमिली के पास कि भाई मामला क्या है। बाद में जब हम लोगों के पास आया, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, तो ये पता चला कि दोनों में प्रेम संबंध था, जो मुख्य आरोपी इसको बोला, और ये दोनों शादी करना चाहते थे। भाई ने फ़ोन पे बात करते हुए पकड़ लिया उस दिन, और भाई उसका खुद आरोपी बोल रहे हैं कि हमारा ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराओ, खुद आरोपी बोल रहे हैं आप हमारा DNA टेस्ट कराओ, सब कराओ। तो उसको भी मीडिया ने ऐसे करके पोर्ट्रे करके दिखा दिया, और उनको भी उस वक्त 25 लाख रुपए की सरकार ने मदद की। और आप देखिए कि पूरा 1.5-2 साल उन लड़कों का ख़राब हुआ। बाद में कोर्ट की जजमेंट आई CBI की चार्जशीट के बेसिस पे कि एलिगेशंस फॉल्स थे। तो पूरे भारत में जिस तरीके से इसको मिसयूज़ किया जा रहा है, रोज़ लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इवन ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स आत्महत्या कर लेते हैं, जो उनके नीचे के जूनियर, अगर आप उनको काम करने को बोलोगे। यहाँ तक कि इंडिया को छोड़ा, आप सिस्को का आपने केस देखा होगा बाहर, तो वहाँ पर भी ये लोग ऐसे एलिगेशन सब लगाने लगे हैं कि हमारे ऊपर अगर उसके सीनियर ने बोल दिया कि आप काम कर लो, और अगर गलत रिपोर्ट दे दी तो उस पर एलिगेशंस लगा देते हैं क्योंकि मेरा रिजर्वेशन से IIT में एडमिशन हुआ था, तो इसको ये बात पता थी, तो ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर आपने अभी देखा हो 2018 में पहली बार सवर्णों ने भी इस पे प्रदर्शन किया, तो उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। तो बेसिकली मतलब जैसे जब मुगल इन्वेजन हुआ हम पर, जब ब्रिटिश इन्वेजन हुआ हम पर, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँगी ब्राह्मणों की हालत ख़राब हुई थी, बिकॉज दे वर द वंस हु ट्राइड टू स्टॉप कन्वर्जन। जो जैसे मैं देखती हूँ इसे, जब पोर्चुगीज़ आए तो वो क्लियरली अपने बुक्स में ये लिखते हैं कि भाई ब्राह्मणों की वजह से हम कन्वर्जन नहीं कर पाए, वरना हम पूरे भारत को कन्वर्ट कर देते हैं। अगेन जब अकबर की बात ले लो, आप बाबर की ले लो, जो जिसकी भी ले लो, देवर ऑल कि सबसे पहले ब्राह्मणों को ख़त्म करो, कि कहीं ना कहीं जो शास्त्रों का पावर ब्राह्मणों के पास था उसकी वजह से वो रेजिस्ट कर पाते थे कन्वर्जन, और वो शायद बचा भी पाते थे। पर अब जैसे उस टाइम हुआ वैसे ही आज भी अब इसे एकदम नेगेटिवली देख लिया जा रहा है कि ब्राह्मण जो है वो एकदम उसको कास्ट के अंदर घुसाकर और सिर्फ उसी दृष्टि से देखकर उनको सिर्फ ब्राह्मण बोलने के लिए ही हेट किया जा रहा है। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। जैसे आपने अभी मुझे शूट से पहले बताया कि जो हुआ एक पुजारी जी को उनको जिंदा जला दिया, तो फिर मथुरा में राइट। तो ये मतलब FIR अगर पर हो रही है इसकी, या क्या होता है, ऐसा होता है? 6 जून 2023 को मेरे पास एक कॉल आता है उसके भाई का कि एक मेरे बड़े भाई हैं जो पूजा पाठ का काम करते हैं, उनको रात में फ़ोन आया कि आपको
जो शादी है उसमें पूजा के लिए बुलाया, उनको बुलाया और उनको बुलाकर जिंदा जला दिया। तो उनको जिंदा जला दिया और उनकी बॉडी सुबह सुबह लोग दौड़ लगाने जाते तो उनको मिली, तब तक वो जिंदा थे। और फिर उनको वहाँ से सफदरजंग दिल्ली में रेफ़र किया, तो मैं उनसे मिला भी था। तो वो 2-3 घंटे में वो मर गए, उनका पूरा शरीर जल गया था, उनके 3 छोटे बच्चे हैं। उनको ना सरकार की तरफ से मुआवजा मिला, एटलीस्ट इतना सिंपल केस है कि फ़ोन किसका आया था आप उसको ट्रेस करके आप पकड़ सकते हो, लेकिन पूरे 1 साल से अधिक हो गया था। उस पर एफआईआर लगा रही है पुलिस, फाइनल रिपोर्ट की हम कुछ कर सके, उस पर एक आरोपी को नहीं पकड़ा है। और इवन अब जब मैं ट्वीट करता हूँ तो उस पर मथुरा पुलिस ना रिप्लाई देना भी बंद कर दिया है। उस पर अजीत भारती जी ने भी ट्वीट किया, सब लोगों ने उस पर ट्वीट किया, लेकिन सरकार तक ये बात गई, लेकिन तब भी उस केस पे कोई भी बात आगे नहीं बढ़ी है। तो ऐसे मामले एक नहीं है कि सिर्फ कहीं एक जगह ये हेट क्राइम हो रहा है। आपने देवरिया में एक मामला सुना था जहाँ एक ही परिवार के 7 लोगों को घर में घुसकर बहुत बुरी तरीके से उनके गले काट के उनकी हत्या कर दी। इसको आप जेनोसाइड नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे, कि घर में घुस रहे हैं और 7 लोगों को इकट्ठा मार दे रहे हैं। इस पे कोई बात नहीं हो रही, कोई लॉ नहीं बन रहा इस पर। देवरिया पे एक पुजारी की ही जो है भीड़ आती है 15-16 लोगों की, और उसको मार के घर से बाहर निकाल के जिंदा मार के चली जाती है। अलीगढ़ में एक बच्चा है जो शिखा रखता था, उसकी वीडियो भी बरामद हुई है जब उसको हाईवे किनारे फेंका गया। उसकी मम्मी को छेड़ा जाता था तो उन्होंने उस पर पहले SC/ST एक्ट लगाया, उसके बाद उसको किडनैप किया, उसको 4 महीने तक किडनैप करके रखा, रोज पेशाब पिलाई, उसको ड्रग्स दी और फिर उसको हाईवे किनारे फेंक दिया। तो किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाई थी जब उसको रिकवर किया था, पूरा हाथ पाँव बंधे हुए थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस केस में भी कुछ नहीं हुआ। और ये ऐसे केसेस हैं जिनको आप एकदम हीनस मतलब आप बोलोगे कि इससे भयंकर क्राइम नहीं हो सकता, तो वो क्राइम्स हो रहे हैं। उसके बावजूद इस पे ना मीडिया बात करती है, ना कोई लॉ बनता है, और फिर ऐसे दिखाया जाता है कि जो ब्राह्मण्स हैं या फिर जो अपर कास्ट कम्युनिटी है वो आर्यन इन्वेडर्स के तौर पे एक फॉल्स थ्योरी लेके गई, हमें टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया। जब बच्चे ये पढ़ रहे हैं, और जो आदिवासी का कॉन्सेप्ट ये लोग लेके आए हैं, आप बताओ जो भारत में आदिकाल से रह रहा है वो आदिवासी हो ना, भी अलग से अभी थोड़ी ना, अभी दिल्ली क्या बहुत पहले से बने हुए थे महानगर, सब लोग जंगल में ही रह रहे थे, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हुआ। तो ये आदिवासी वाला कॉन्सेप्ट भी ये लोग इसलिए लेके आए हैं कि ये भारत जो आदिवासी होगा। अरे जो भारत में आदिकाल से रह रहा है वो आदिवासी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट लेके आए वो गिल्ट ट्रिप कर दिया गया है कि मनुस्मृति में तो ये लिखा था कि हम वेद पढ़ लेंगे तो हमारे कान में पिघला के डाल देंगे लोहा। मतलब ऐसा कोई श्लोक नहीं है मनुस्मृति में, और ना ये लोग पढ़ते हैं। तो ये अपने फ़ायदे के लिए इनको पता है अगर पूरे हिंदू समाज को तोड़ना है और कन्वर्जन का रेट और 2x 3x करना है, तो उसके लिए ये ब्राह्मण्स को जो है ना एक तरीके से ऐसा दिखाएं कि यही एक इविल है सोसाइटी में, जिसकी वजह से सारे रेप हो रहे हैं, जिसकी वजह से सारी घटनाएं हो रही हैं। इनफैक्ट लाइक मेरे चैनल के माध्यम से मैं बहुत बार इस इशू पे बात करती हूँ। तो अब जब आए ब्रिटिश तो उन्होंने सबसे पहले अपने गुरुकुल बंद किए, क्योंकि इनको दिख रहा था कि भाई गुरुकुल के थ्रू सारा समाज को ये लोग पढ़ा रहे लिखा रहे। अब जब गुरुकुल बंद हो गए तो फिर ब्राह्मण्स नॉलेज देंगे कैसे लोगों को? तो ये टाइप कर दिया गया कि ब्राह्मण्स नॉलेज अपने पास रखते हैं, लोगों को नहीं देते। तो घर घर जाके तो नहीं पढ़ा सकते ना, जब गुरुकुल ही बंद हो गए तो वो कैसे देंगे आगे शिक्षा? कमिंग बैक टू जो आप बात कह रहे हैं, ऐसा बहुत बार बोला जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में और जुडिशरी में टॉप पोजीशंस पे बहुत सारे ब्राह्मण बैठे हैं। तो वो होने के बावजूद ऐसा क्यों है कि केसेस को इग्नोर कर दिया जाता है? ना मीडिया ना जो पूरा सिस्टम है वो उस पर ध्यान देता है, ये क्यों हो रहा है? पहली बात तो हमें ये समझने की बात है कि जो टॉप पोजीशन में जितने भी ब्राह्मण या अन्य जनरल कैटेगरी के आपको लोग मिल रहे हैं, उनके लिए कोई सरकार ने ऐसा प्रोविज़न नहीं किया कि वो ऊपर पहुंचा रहे हैं। वो अपनी मेहनत से पहुंच रहे हैं। 50% से अधिक वो हो नहीं सकते, और 50% में भी जो व्यक्ति रिजर्व कैटेगरी से वो अगर ज़्यादा नंबर लेके आता है तो वो उसमें जनरल में काउंट होता है। ठीक है, तो वो लोग, उनके लिए कोई प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है। उस कठिनाइयों के बावजूद ना उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, ना गवर्नमेंट से कुछ मिल रहा है, उस कठिनाई के बावजूद वो लोग उस पोजीशन में पहुंच रहे हैं। तो ये तो हम मेरिट को थैंक्स बोलेंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते ना, अगर कोई वुमेन है, मैन है, अगर कोई पूरी चीज़ वुमेन चलाती है तो हम लोग प्रेस करते हैं कि भाई कितनी अच्छी बात है। अगर कहीं पे सारे दलित हैं तो हम लोग प्रेस करेंगे। लेकिन आपको दिक्कत क्यों जाती है कि अगर आपको सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी या कोई व्यक्ति ब्राह्मण दिखता है? दूसरा, ये लोग अपॉइंट कौन करता है? ये अपॉइंट करते हैं नेता लोग। आप बता दो मुझे कौन सा ब्राह्मण नेता इस वक्त इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इनके सबके आप देख लो चीफ सेक्रेटरी।
इवन अखिलेश कुमार, वो अखिलेश यादव, और वहाँ पर डीएमके, जितनी पार्टियां, कोई ब्राह्मण नहीं है, बहुत दशक से नहीं है। अपॉइंट तो यही लोग कर रहे हैं ना, ये लोगों को फिर देखना चाहिए सब। ये लोग वहाँ पर अपने काम में मेरिट देखते हैं, और हमको ऐसा भड़काने के लिए ऐसे दिखाएंगे कि नहीं सारे जजेस जो हैं ब्राह्मण है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका था कि इन पोजीशंस पे ये लोग हैं फिर भी ऐसी दशा क्यों है? क्योंकि ये लोग एक्टिवली और डेलिबरेटली अपने आप को नॉन ब्राह्मण या फिर उस आइडेंटिटी से अपने आप को रिप्लेस नहीं करना चाहते। वो नहीं दिखाना चाहते कि मैं ब्राह्मण हूँ। क्यों? क्योंकि उनको किल ट्रिप किया गया आपके टेक्स्ट बुक से, आपकी न्यूज़ से, आपके आसपास के इन्वायरमेंट से, कि तुम्हारे पूर्वजों ने शोषण किया है, और तुम अगर अपने आप को ब्राह्मण दिखाओगे तुम न्याय नहीं कर पाओगे। तो जो व्यक्ति अपने आप को एसोसिएट ही नहीं कर रहा ब्राह्मण से, तो अगर उसको 2-3 लोग दिखेंगे, वो क्या ब्राह्मणों की वहाँ बात करेगा? वो तो और ऐसी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाएगा। तो ये तो हमारे सिस्टम का, आप बोलो कि ये उनके साथ न्याय संगत नहीं हो रहा कि वो व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण मान नहीं सकता है टॉप पोजीशन पे। तो आप सोचिए कैसा एकदम उनके लिए कैसा इन्वायरमेंट हमने क्रिएट कर दिया है कि वो व्यक्ति अपने आप को अपनी जाति का नहीं मान सकता है, और दलित अपने आप को प्राउडली दलित बोल सकता है पार्लियामेंट में। जैसे SC/ST एक्ट का अमेंडमेंट आया पार्लियामेंट में, तो आपने कोई भी एक ब्राह्मण नेता को देखा जो इस पर खड़े होकर इवन एटलीस्ट ये बोले कि नहीं इसमें कुछ प्रोविज़न है, इसका मैं विरोध करता हूँ? कोई भी ऐसा ब्राह्मण नेता नहीं है। तो आप क्यों नहीं है? हमारा कोई लीडर नहीं है जिसको हम जाके निषाद है 2% है, उनकी अपनी एक पार्टी है, एक ऐसी छोटी छोटी पार्टी हर कास्ट की बनी हुई है, वो अपने आप में प्राइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जाके बोल दो कि मैं ब्राह्मण हूँ तो आप कास्टिस्ट हो। आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो अपनी जात लिख के, आप रिजर्वेशन लेते हो अपनी जात लिख के, लेकिन अगर ब्राह्मण यही बात बोल दे कि मैं ब्राह्मण हूँ, या फिर एक जनेऊ तक वो दिखा दे अपना, तो बोलेगा ये मेरे को ऑप्रेस कर रहा है, ये मेरे को अपना जनेऊ दिखा के ऑप्रेस कर रहा है। तो ये सिचुएशन आपने इस देश में पैदा कर दी और कोई इस पर बोलना भी नहीं चाहता। करेक्ट। अखिलेश यादव जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उनसे क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे अभी बहस हुई थी ना पार्लियामेंट में कि आपने जाति कैसे पूछ ली राहुल गांधी, तो अखिलेश यादव जी ने रिपोर्टर की जाति पूछ ली थी। तो उससे पहले तुम मिश्रा हो इसलिए तुम ऐसा प्रश्न कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। तो अगर ये कोई दलित के साथ कर सकता है या अन्य जाति के साथ कोई कर सकता है क्या नेता? तो हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है कि हाँ आप उसको कुत्ते की तरह ट्रीट कर सकते हो ब्राह्मण को। तो ये स्थिति हो गई है। अगर पैरेलली हम किसी और जाति के साथ ऐसा नहीं कर सकते तो आप ब्राह्मणों के साथ क्यों कर सकते हैं? और यही हाल ठाकुरों का है, यही हाल कायस्थों का है। मतलब जनरल कैटेगरी में बनिया जितनी भी जातियाँ आती हैं, मैं सिर्फ ब्राह्मण नहीं बोल रहा, ठाकुरों में भी अगर वो सिंह सरनेम देख लेगा मीडिया वाला जब न्यूज़ बनाता है। मैं न्यूज़ 18 में 1 साल तक काम कर चुका हूँ। मैं 1 साल तक काम किया, उसका मैंने छोड़ा क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मैं ऐसा नहीं बोला कि न्यूज़ 18 वाले नहीं ऐसा करते, लेकिन मीडिया संस्थान में आप ये नहीं कर सकते। वो आएगा वहाँ से रिपोर्टर, वो न्यूज़ ही ऐसी भेजेगा न्यूज़ फीड में कि आपको ये सब दिखाना पड़ेगा, तो मेरे को छोड़ना पड़ा कि मैं ये सब तो नहीं कर सकता। करेक्ट। तो ये मीडिया हाउसेस में भी है, ये आपके उसमें भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी, जुडिशरी में, कि आपने सबको गिल्ट ट्रिप कर रखा है, वो कुछ बोल ही नहीं सकता। तो जो आपने बात बताया भी पुजारी जी के साथ हुआ या जो और भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, तो जब पुलिस को अप्रोच किया जाता है तो FIR का क्या स्टेटस रहता है, पुलिस का क्या रवैया रहता है इनकी तरफ? तो मेरे को लगता है कि जो अभी यूपी में बोला हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, ये पूरी तरीके से मेरे को हाइप लगता है। एटलीस्ट ब्राह्मणों के केस में तो लगता है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर हीनियस क्राइम हुआ, चाहे वो मथुरा पुजारी जला दिया गया, एक आरोपी नहीं पकड़ा, कोई उसमें स्टेटस रिपोर्ट नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे ही बहराइच में अभी हमने हाई कोर्ट में गए थे हम लोग, उस परिवार की तरफ से, उसका बेटा मार दिया, उसका नाम धनंजय मिश्रा था, बहराइच का था वो। उस पर तो SC/ST एक्ट के केस कर दिया ताकि ये लोग हम पे FIR न करें, जिसके बच्चे को मार दिया गया। उसके दादा दादी, मतलब जो बच्चों के दादा दादी थे, जिसके पिता को मारा गया था, उसके बाद 2 महीने बाद उसके बच्चे को किडनैप कर लिया गया अप्रैल में, और अभी तक बच्चा नहीं मिला। और फिर भी तो आरोपी की अरेस्ट नहीं हुए, अभी तक नहीं हुआ आज की डेट में। तो ये स्थिति है, और पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। पुलिस वाले मुँह में कहते थे कि हम लोगों ने पैसा खा लिया, हम लोग नहीं करेंगे। 2 SC/ST एक्ट के मुकदमे उल्टा उन पर लगा दिए गए, ठीक है, कि आपने दलित हो। अब भीम आर्मी आ गई इसी बीच में कि उन्होंने उनका घर फूंक दिया कि दलित हो ये। फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, लखनऊ हाई कोर्ट में हम गए, फिर वहाँ से हमने SIT जांच के आदेश लिए। जज भी देख के हैरान है कि चल गया रहा है कि भाई लड़का आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, आप आरोपी पकड़ नहीं पा रहे, उल्टा तो SC/ST एक्ट लगा दे रहे हो। तो ये स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में, आपको आप जो जिले का नाम बताएंगे वहाँ मैं आपको ऐसे केसेस गिना दूंगा, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो अयोध्या हो,
चाहे जो बोलते हैं ना ये लोग कि इतना बुरा प्रदर्शन क्यों हुआ लोकसभा में, उसका एक बड़ा कारण भी ये है कि जो आपका कोर वोट था ना, उसके साथ आपने, मैं बीजेपी का नाम लेके बोलूँगा, क्योंकि हमें कोई उम्मीद नहीं है कोर वोट को सपा से या मायावती, उसको उम्मीद थी कि बीजेपी आएगी तो कुछ अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि या तो मैंने जर्नलिज्म अभी स्टार्ट किया है, मैंने पहले नहीं देखा इतना, लेकिन जितना मैंने देखा है कि इन मामलों पे ना मीडिया बोलती है, ना नेता बोलता है, ना पुलिस कोई एक्शन लेती है, और ना ऐसा कोई लॉ बना हुआ है जिससे हम इन सब चीज़ों को एड्रेस कर सके। भाई अगर किसी पुजारी के साथ अगर कुछ होता है, देवरिया में लिंचिंग कर दी गई पुजारी की, जो मैंने आपको बोला जिस परिवार को मारा गया वो पुजारी परिवार था, 7 लोगों के गले काट दिए गए, वीडियोस आई थी उसकी वीडियो देख के कोई भी दहेज है। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में कोई सा भी आप जिला ले लो कि अगर वहाँ पर आरोपी अगर वो निकल जाए ब्राह्मण, तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन अगर वही विक्टिम ब्राह्मण है, तो मेरे को तो एक केस नहीं पता जिसमें मैंने कवर किया और उसमें बुलडोजर चला। या तो ये सरकार तक बातें नहीं पहुँचती हैं, या तो ये इंटेंशनली ऐसा किया जाता है कि चलो भाई ब्राह्मण है तो चलता है। एंड पुलिस अगर कोई कहीं तो ऐसा होता होगा कि पुलिस वाले कुछ हेल्प आउट करते हो या सपोर्ट करते हो इन केसेस में विक्टिम्स को। एक मैं इसी आपके प्लेटफॉर्म से बोलूँगा, एक डीआईजी जो हम बोलते हैं ना कि पुलिस ऑफिसर्स या बड़े पद पे लोग हैं वो हेल्प क्यों नहीं करते। एक डीआईजी हैं, वो गए थे हाथरस में, ऐसे एक केस हुआ था, जो ब्राह्मण संगठन का एक नेता था, जिलाधिकारी जो जिलाध्यक्ष था, उसकी हत्या कर दी गोली मार के। तो वो उसके 13वीं में उससे मिलने चले गए मेरे कहने पे, उनको सस्पेंड कर दिया। वो डीआईजी थे, डीआईजी फायर, उनको कोई पुराना केस निकाल के 8 महीना पुराना कि इन्होंने कुछ ये किया था और उसको सस्पेंड कर दिया, वो सस्पेंड है। तो पुलिस अधिकारी या बड़ा ब्यूरोक्रेट क्यों ही हेल्प करेगा जब वो देख रहा है कि भाई इतने बड़े पद पे व्यक्ति है वो सस्पेंड हो जा रहा है, कोई पुराना केस लेके, किसी को ज़बरदस्ती वीआरएस दे दिया जाएगा, किसी कुछ कर दिया, तो वो क्यों करेगा। एज अ कम्युनिटी हमारे लोगों को भी ये समझना चाहिए कि आपको इन मुद्दों पर चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन करना होगा, और हम क्वेश्चन उसी से करेंगे जिससे हमें उम्मीद है। तो हम भाजपा से क्वेश्चन करेंगे, भाई क्यों ये सब हो रहा है, आपको क्यों ज़रूरत पड़ी कि SC/ST एक्ट को आपने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि अगर हमारे समाज की कोई लड़की है उसके साथ अगर रेप होता है और दलित समाज की लड़की के साथ रेप होता है, तो उसको आप कंपनसेशन दे रहे हो 8 लाख, और उस लड़की को आप पूछ नहीं रहे हो कंपनसेशन के नाम पे। तो ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, दोनों के साथ हुआ है ना, जाति देख के तो नहीं कर रहा ना वो व्यक्ति उसके साथ गलत कहा, लेकिन क्योंकि वो एक जाति से, तो उसको आप उसके पीछे पूरा आपको वकील दे देंगे, आप 8 लाख रुपए दे देंगे, पूरी सहायता करेंगे, और उसको आप पूछ नहीं रहे हो दूसरे। तो ये तीनों तो रेप विक्टिम्स को भी जाति के आधार पर बांट के। आई थिंक जो जितनी मेरी रिसर्च है इसमें, हम कभी भी जातिवाद में तो थे ही नहीं। अगर हम सनातन की दृष्टि से देखें तो ना हमारे कोई भी स्क्रिप्चर्स जातिवाद की बात करते हैं, वर्ण सिस्टम थे जो कि प्योरली आपके कर्म के हिसाब से था, जो काम आप करते हो उस हिसाब से। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि गाँव को तोड़ नहीं पा रहे हैं वो किसी भी तरह से, तो गाँव में उन्होंने स्पेसिफिकली ये जातिवाद वाली चीज़ शुरू करी, और तब से ही ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा नरसंहार भी हुआ, उससे पहले भी हुआ और उसके बाद और ज़्यादा हुआ, बिकॉज उनको बाकी की पूरी सोसाइटी के सामने भी कल्प्रिट बना दिया गया। अब 1863 में मंदिर तो सरकार ने हड़प लिए थे, अंग्रेज सरकार ने, उनका रूल आ गया था। तो ये कहना कि मंदिरों में ब्राह्मण लोग दूसरों को नहीं घुसने देते थे, ये कैसे आया मुझे नहीं पता, क्योंकि जब ब्राह्मण के अधिकार में ही नहीं था मंदिर, जब अधिकार ही ब्रिटिश सरकार का था, तो ब्राह्मण कैसे रोकेगा, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। पर ठीक है, जो भी हुआ पीछे हुआ, हम नहीं बदल सकते। बट अभी भी डू यू सी कि ब्राह्मण एकता नहीं होना, जैसे आपने कहा कि हमारा कोई नेता नहीं है, तो वो एक मेन रीज़न है कि ब्राह्मणों के अगेंस्ट इतना अत्याचार होने के बावजूद, इतनी अट्रॉसिटीज़ होने के बावजूद वो अननोटिस चली जाती है और कोई भी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाता। तो ब्राह्मण एकता पूरे देश में होनी बहुत ज़रूरी है। पूरे देश में भी होनी जरूरी है। और सबसे बड़ा राज्य जो उत्तर प्रदेश है, जहाँ ब्राह्मणों की पॉपुलेशन 17% है। आप ये सोचिए कि सबसे बड़ा वर्ग है, तभी उप मुख्यमंत्री बनाया गया यूपी में एक ब्राह्मण को, हमेशा बनाया जाएगा। अब भी जब जितनी बार भी भाजपा की कोई भी सरकार आती है, और इवन सपा ने भी जो अपना वो लीडर ऑपोजिशन बनाया, अखिलेश जी ने एक ब्राह्मण को ही बनाया, जबकि वो यादवों की पार्टी, सबको पता है। तो इतना बड़ा हमारा वोट बैंक है, उसके बावजूद हमारे पास एक लीडर नहीं है। निषाद पार्टी है, 2-4% वोट बैंक है, उनका नेता हमेशा कैबिनेट मंत्री बनता है।
एक और है, क्या नाम है, एक और पार्टी है, नाम भूल गया मैं, जो हर बार इधर उधर जाते हैं, इनका पीला गमछा रहता है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। वो उनकी भी कुछ इतनी पॉपुलेशन है, वो भी हमेशा कैबिनेट मंत्री बनते हैं, उनका बेटा हमेशा सांसद बनेगा। एक पटेल की पार्टी है कुर्मियों की, उनकी भी हमेशा एक कैबिनेट मंत्री बनेगी, लेकिन जो इतना बड़ा पॉपुलेशन है उसके बाद अपना लीडर नहीं है। तो ये बात तो मैं मानूंगा आपकी कि अब अगर किसी भी समाज को आगे बढ़ना है या अपनी बातें उसको पहुँचानी है या उस पर सरकार तक अपनी बात, तो एक लीडर होना चाहिए। लेकिन हमारा, मैंने वही बोला कि हम इतना गिल्ट ट्रिप कर दिया है कि वो व्यक्ति वो बात बोल ही नहीं सकता कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मणों की आवाज़ उठाऊंगा, जबकि बहुत सारे ऐसा नहीं, बहुत सारे सांसद ब्राह्मण हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी बात नहीं पहुंच पाती नेताओं तक। और इवन पुलिस वाले भी, इसीलिए जैसे मैंने आपको केस बताया कि अगर कोई सामने आएगा तो उसको हमारे नेता लोग ही सस्पेंड कर देते हैं। तो ये तो हर जगह, आप तमिलनाडु में देख लो, वहाँ पर क्रैश कोर्स से पुजारी रखने लग गए हैं लोग। तमिलनाडु में कोर्स करिए 6 महीने का, आपको पुजारी लगा देंगे। तो वो लोग जो ट्रेडिशनल हमारे गुरुज हैं, एक तो हम लोगों ने रिस्पेक्ट करनी बंद कर दी है। शंकराचार्य को कोई भी आजकल गाली दे के चले जाता है। बांग्लादेश में कुछ होगा तो गाली दी जाएगी शंकराचार्य जी के। अब शंकराचार्य जी के हाथ में ना मिले ना फोर्स है ना आर्मी है ना कुछ, वो क्या करेंगे? वो ज़्यादा एक वीडियो में बोल सकते हैं कि हिंदूज के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन ये तो आपका काम है ना, अब उसको बेस बना के गाली देने लग जाओ। तो ये जो भाई आपने अगर अथॉरिटी दी हो ब्राह्मण को कुछ उस तरह से जैसे थी पहले, तब तो वो कुछ करेगा, अभी तो कुछ है ही नहीं। आप सोशल मीडिया हेट है ना, इसको कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है। अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था, एक अनिल यादव है, ट्विटर अकाउंट है, उसने अपने घर में एक पुजारी को रुद्राभिषेक करने के लिए बुलाया, करने के लिए नहीं बुलाया, उसको जलील करने के लिए बुलाया। जब आप उसको वो दान दे रहे हो बुला के करवाने का, वो अपना दान रख रहा है, उसकी आपने वीडियो बना ली और उसका आप मजाक बना रहे हो और खुद अपने घर में बुला रहे हो उसको। और ऐसी आपने कई वीडियोस बनाई कि ये फल कौन लेगा, पुजारी जी रख रहे हैं, ये पैसा पुजारी जी रख रहे हैं, सब तो पुजारी जी ले जा रहे हैं, हमें कह रहे हैं मोह माया से दूर रहो। तो ऐसी जब मजाक बनाने की वो, और ये अनकंट्रोल, आप सोचो कि आप ये किसी अन्य जाति के खिलाफ नहीं कर सकते, आप करके देख लीजिए, आप जेल में होंगे। लेकिन क्योंकि वो पुजारी, कोई इस पर समाज से रहे उस पर हाँ करके, मतलब इतना कम ने नॉर्मलाइज कर दिया है। वो जो अभी संगठन बने हुए हैं बहुजन नेता जितने हैं, अब चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग जो पहले एक टाइम पे ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलते थे, वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और हम बोल रहे हैं लोकतंत्र की सुंदरता है। तो ये स्थिति है हमारी कम्युनिटी की, जिसको कोई नहीं समझ में आता। सो आपके हिसाब से क्या लगता है अभी कि इमीडिएटली किस चीज़ की आवश्यकता ज़रूरी है ताकि एटलीस्ट ये एट्रॉसिटीज़ कंट्रोल तो हो? मतलब एग्जैक्टली अभी एट्रॉसिटीज़ का नंबर क्या चल रहा है, कितना क्राइम अभी कहाँ पहुँचा हुआ है? देखिए, अगर हमने जो अपनी थीसिस जो सबमिट की थी ड्यू में, उसके हिसाब से तो हमने यूपी में ही काम किया था। उस हिसाब से एनसीआरबी का डेटा सिर्फ SC/ST का देता है, वैसे ऑफिशियली कोई डेटा नहीं है। तो हमने क्या किया था, यूपी कॉप की वेबसाइट से 50,000 FIR डाउनलोड की। एक सैम्पल साइज़ अच्छा होता है 50,000 FIR का। उसके बाद फिर हमने ये नोटिस किया कि जितनी FIR ब्राह्मण से कराई है नॉन ब्राह्मण के खिलाफ, मैं उसमें ब्राह्मण वाली FIR हटा के बता रहा हूँ कि वो FIR NCRB के पूरे उत्तर प्रदेश की FIR ज़्यादा थी। तो आप ये सोचिए कि क्योंकि उसको कहीं पे लिखा नहीं जा रहा है कहीं बुक में, तो वो अननोटिस चली जा रही है और इतने सारे केस हो रहे हैं। अब मेरे को तो आखिरी बार नहीं पता कि किसी के प्रति ऐसा क्राइम नहीं होना चाहिए कि उसको फ़ोन करके बुलाया गया, किसी और अन्य जाति के लोग को, इवन दलितों को बुलाया गया, उसको जिंदा जला दो, और वो एक जो है प्राइम न्यूज़ वन है। लेकिन ये ब्राह्मणों के साथ हो रही है, पुजारी के साथ हो रही है, जिसके बेसिस पे आप कह रहे हो राम राज्य बनेगा, उसी राम राज्य में आपके पुजारी को जला दिया जा रहा है, ब्राह्मणों की दुर्दशा है। तो उसका एक कारण है कि एक तो अनकंट्रोल्ड हेट जो सोशल मीडिया पे फैल रहा है, और दूसरा हम लीडरलेस है, हमारे पास कोई लीडर नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है। हमने अपनी पार्टी, मेरे ख्याल जब से कांग्रेस छोड़ी है, ब्राह्मणों ने भाजपा को माना हुआ है राम मंदिर आंदोलन के बाद से। तो जिस पार्टी को हम माई बाप समझ रहे हैं, अब वही पार्टी हमारी बात नहीं मानेगी, बात नहीं सुनेगी, हमारे प्रॉब्लम इश्यूज़ को नहीं उठाएगी, तो फिर क्या फ़ायदा जुड़ के? तो एक लीडर तो होना चाहिए, एक अपना खुद का मीडिया हाउस होना चाहिए, जिसे अब इस टाइम पे दलित वॉइस हो गया, दलित टाइम्स हो गया, और एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है। अपने पास कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है ना, एक ढंग का संगठन है ब्राह्मण संगठन जो
मैं भीम आर्मी में कितनी बुराई हो, लेकिन एक प्रेशर ग्रुप अच्छा वो काम करता है, आपको ये मानना पड़ेगा, वो अपनी बात मनवा ले। हमारे पास एक भी प्रेशर ग्रुप नहीं है, इवन पूरे सवर्णों के पास नहीं है। वो अपनी प्राइड में खोए हुए हैं कि हम तो हर जगह, हमारा तो बुद्धि है, हम तो कुछ भी कर लेंगे। लेकिन अगर स्थिति देख लो, कोई रिक्शा चला रहा है, मतलब कोई शहर में छोटा सा काम कर रहा होगा, लेबर का काम बताएगा मैनेजर को। ये स्थिति है यूपी में, कई सारे लोगों को ही पता होगा। तो ये लोग अपने प्राइड में रहते हैं, लेकिन काम वो वही कर रहे हैं कि पटेल नगर में वो रिक्शा चला रहे होंगे, कहीं भीख मांग रहे होंगे, ये सब काम कर रहे होंगे, और फिर अपनी प्राइड। तो अपना लीडर चुनने का समय आ गया है, और उसी को जब तक हम अपना लीडर नहीं बनाएंगे, हमारी स्थिति नहीं सुधर सकती। सो ऑल इन ऑल अभी इमीडिएटली अगर हम कहें तो एक तो संगठन लाइक यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ब्राह्मणों में, एंड यूनिटी तो बनाने की। यूनिटी तो देखिए, वो प्रेशर ग्रुप बनता है तो अपने आप यूनिटी आ जाए। लीडर नहीं होगा तो यूनिटी कहाँ रहेगी? जब प्रेशर ग्रुप बनेगा, लीडर रहेगा, तो अपने आप यूनिटी आ जाएगी। हमारे पास दोनों नहीं है, और इसीलिए हमारी स्थिति ये सब हो चुकी है। अभी जो जातिगत जनसंख्या की ये लोग बात करते हैं, ये लोगों का मानना है कि ब्राह्मण 3% है, जो कि मेरा मानना तो बिल्कुल नहीं है कि 3% है, क्योंकि 3% अगर होते, अच्छा इनकी अगर थ्योरी मान भी ली जाए 3% वाली, तो ये लोग 3% 97% को बेवकूफ़ कैसे बना सकते हैं इतने सालों तक? आपका शोषण कैसे कर सकते हैं? आप तो अपने आप को बहुजन कम्युनिटी बताते हो। तो जनगणना के बाद तो और हालत ख़राब होगी, क्योंकि ये लोग जैसे 85% रिजर्वेशन बिहार में लागू किया इन्होंने, वो तो हाई कोर्ट ने उसको होने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट गए। तो यही चीज़ सब जगह होगी। अब तमिलनाडु में चले जाइए, 67% रिजर्वेशन है, 13% वहाँ पर ब्राह्मणों की पॉपुलेशन थी रिजर्वेशन लागू होने से पहले, या फिर जितना उत्पीड़न अभी हुआ है, अब 3% बची है। तो ये सारे लोग या तो बाहर की कंट्रीज में चले गए, या फिर अगल बगल की स्टेट्स में फैल गए। तो लीडर होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेट शुभम, बहुत अमेजिंग आपके साथ कॉन्वर्सेशन हुआ। कीप डूइंग द वर्क दैट यू आर डूइंग। कुछ बहुत ही अलग कर रहे हो आप, जो कि कोई भी नहीं करना चाह रहा है, ना मीडिया उसे कवर करना चाह रही है, ना अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम उसे कवर करना चाह रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, एंड हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट वी कैन गिव, आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचाना, एंड एवरीथिंग दैट आई कैन डू, आई विल डेफिनेटली डू दैट। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू धन्यवाद। Namaste. So that was Shubham Sharma for all of us. You can follow him on his channel Neo Politico. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं कि सोसाइटी में हो रही हैं. This episode was all about those things which the media does not want to cover. Thank you for watching मुज़फ़्फ़र भारत. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट रिलीज़ हो आपको पता चल जाए. थैंक यू. नमस्ते.